भाग 8। हरीश और नीता जज साहब के सामने खड़े थे। दोनों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। आखिर में जज साहब ने दोनों के तलाकनामे पर अपनी मोहर लगा दी। अब बारी आई बच्चे की कस्टडी की कि वो किसके पास रहेगा या कौन उसे अपने पास रखेगा। जज साहब ने हरीश नीता को देखकर कहा, आप दोनों तो अलग हो गए, पर आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की बात अपने बच्चे को बताई। इसकी राय जाननी चाहिए कि ये क्या चाहता है। हरीश नीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर अपने 5 साल के बच्चे की तरफ देखने लगे जो डरा सहमा हुआ सा खड़ा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो इतने लोगों के बीच में क्या कर रहा है और कहाँ है। तभी जज साहब ने बच्चे को अपने पास बुलाया तो बच्चा डरा सा सहमा सा जज साहब के पास पहुंच गया। जज साहब ने बच्चे से पूछा, बेटा आप इस वक्त कहाँ हो, आपको मालूम है क्या? बच्चे ने मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। बच्चा इतना मासूम था कि जज साहब को उस पर प्यार आ गया। बेटा आप मम्मा से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से? बच्चा अपनी मासूम सी और खाली आंखों से अपने माँ पापा को देखने लगा। जज साहब ने बच्चे से फिर वही सवाल दोहराया तो बच्चे ने अपने माँ पापा को देखकर कहा, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। बच्चे की बात सुनकर हरीश नीता दोनों स्तब्ध थे। जज साहब ने बच्चे को देखकर कहा, बेटा आप अपने मम्मी पापा दोनों के साथ नहीं रह सकते हो। क्यों अंकल, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? आई लव मम्मी पापा, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। जज साहब ने नीता हरीश को घूर कर देखा। जज साहब ने कहा, आप दोनों के साथ नहीं, किसी एक के साथ रह सकते हो। पर क्यों अंकल, मैं दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकता हूँ? क्योंकि आपके मम्मी पापा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। दोनों का तलाक हो गया है। छोटा सा बच्चा तलाक शब्द सुनकर चुप सा हो गया। अंकल पर मैं मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आप दोनों को फिर से एक बार एक कर दीजिए ना, मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए। ये कहकर वो रोने लगा। जज साहब बच्चे को रोता देखकर गुस्से से दोनों को देखने लगे। जज साहब ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा, आप दोनों तो एक दूसरे से अलग हो गए, पर आपका बच्चा आप दोनों से अलग नहीं होना चाहता है। उसे तलाक शब्द का अर्थ तक नहीं पता है। आपके बच्चे का मासूम सा दिल टूट जाएगा अगर ये आप दोनों से अलग हो गया। इसलिए अपने किए फैसले पर दोबारा सोचिए। हरीश नीता ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुके थे। दोनों को अपने बच्चे के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा था। नीता ने बच्चे को अपने पास रखने के लिए साफ मना कर दिया। हार कर हरीश को बच्चे को अपने पास रखना पड़ा। तलाक के फौरन बाद ही दोनों ने अपनी अपनी पसंद से किसी और से शादी कर ली। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए, पर अपने बच्चे को भूल गए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा वो चीजों को समझने लगा। अपने माँ पापा से दूर रहकर बच्चा चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गया। इसलिए हरीश ने उसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बच्चा अपनी किशोर अवस्था में पहुंच गया। अब वो बच्चा 15 साल का हो गया था। हरीश नीता बच्चे को कभी भी उससे मिलने बोर्डिंग स्कूल नहीं जाते थे। आए दिन अब बच्चे की शिकायतें आने लगी। हरीश अपनी दुनिया में मग्न हो गया। अब वो महीने के महीने बच्चे का खर्च स्कूल में भेज देता, पर खुद कभी स्कूल जाकर बच्चे से नहीं मिला। वक्त बीतते गया। बच्चा दोनों से नफरत करने लगा क्योंकि दोनों ने बच्चे को बीच मझधार में छोड़ दिया। अब वो बच्चा ना रहकर जवान हो गया था। हरीश नीता ने जो अपने 5 साल के बच्चे के साथ किया, उस दर्द को उस बच्चे ने अपने दिल में भर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उस बच्चे के दिल में प्यार, मोहब्बत जैसे शब्दों की जगह नफरत ने ले ली और हर रिश्ते को दिखावटी सामान समझने लगा। इंदौर। घर के हॉल में फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, पर कोई भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। फोन एक बार फिर से बज उठा। तभी गुलाल अपनी जॉब से वापस आई। गुलाल ने हॉल में कदम रखा तो उसने फोन बजता सुना। गुलाल ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फोन लगातार बज रहा था। गुलाल ने फोन पिक किया। हेलो। दूसरी तरफ से निया बोली, संजय सर आप जल्दी से अबीर सर के फ्लैट पर पहुंचिए। अबीर सर की हालत बहुत खराब है। वो कल से ड्रिंक कर रहे हैं और उन्होंने खुद को कल से कमरे में बंद रख दिया है। गुलाल अबीर का नाम सुनकर हैरान हो गई। अबीर तो दुबई गए हुए थे, तो क्या वो वहीं पर है अभी? निया, आप कौन हैं? मुझे संजय सर से बात करनी है। तभी पीछे से संजय आ गया। गुलाल किससे बात कर रही हो? भैया कोई निया है, अबीर के बारे में बात कर रही है। संजय हैरानी से, निया का फोन? हाँ भैया। संजय ने गुलाल से फोन ले लिया और बात करने लगा। निया क्या हुआ है?
सर आप अबीर सर के फ्लैट पर आ जाइए जल्दी से। संजय, निया अबीर के फ्लैट पर तुम लोग तो दुबई गए थे ना? सर हम 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली लौट आए हैं। अबीर सर दिन रात ड्रिंक कर रहे हैं और खुद को कमरे में बंद कर दिया है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर सर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने अब अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। उनकी हालत सही नहीं है सर, प्लीज आप यहाँ आकर सर को संभाल लीजिए। संजय निया की बात सुनकर सुन्न हो गया। निया, ऐसा क्या हो गया है दुबई में जो अबीर की ऐसी हालत हो गई है? निया ने झिझकते हुए कहा। सर वहाँ वो सब भी थे। उन सबको वहाँ देखकर अबीर सर की हालत खराब हो गई। वो सब इन्हें इग्नोर कर रहे थे। संजय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उन लोगों ने पहले अबीर का बचपन उससे छीन लिया और अब उसकी जवानी छीनना चाहते हैं क्या? संजय की आंखें गुस्से से लाल और नम हो गई। गुलाल संजय का ऐसा रूप पहली बार देख रही थी और बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रही थी। निया, मैं अभी यहाँ से निकल कर आ रहा हूँ। कुछ ही वक्त में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम अबीर का ख्याल रखना। जी सर। दोनों तरफ से फोन बंद हो गया। गुलाल अबीर की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गई। भैया क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? गुलाल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ अबीर को लाने के लिए। तुम माँ को बता देना। भैया हम भी चलते हैं आपके साथ। गुलाल तुम रहने दो, मैं अबीर को यहीं हमारे पास लेकर आऊंगा। ये कहकर संजय जल्दी से घर से बाहर निकल गया और गुलाल अबीर के बारे में सोचने लगी कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने अबीर को छोड़ दिया है। दिल्ली। कुछ घंटों बाद संजय अबीर के फ्लैट में था। अबीर ने दरवाजा अंदर से बंद करके रख दिया था। संजय और निया ने बहुत कोशिश की अबीर के दरवाजे को खोलने की, पर अबीर ने तो दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था। संजय ने फिर एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा टूट गया। संजय निया दोनों कमरे में गए तो कमरे की हालत किसी कबाड़ खाने से कम नहीं दिखाई दे रही थी। शराब की खाली बोतलें पूरे कमरे में फैली हुई इधर उधर भाग रही थी। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं में भरा हुआ था। कमरे में सांस लेना दुर्भर हो गया था। निया ने जल्दी से कमरे की सभी बंद खिड़कियां खोल दी। संजय की नजर दीवार से लगे अबीर की ओर गई। अबीर की बढ़ी हुई दाढ़ी, सुर्ख लाल आंखों में बने लाल डोरे और आंखों में तैर रही नमी। अबीर खुली आंखों से कमरे की छत को निहार रहा था। अबीर की ऐसी हालत देखकर संजय झट से अबीर के पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। अबीर, अबीर! संजय ने अबीर का नाम 2 बार पुकारा पर अबीर कुछ नहीं बोला। निया, जल्दी से कैब बुक करो। अबीर को एक पल के लिए यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ अब। निया ने जल्दी से अपने फोन से कैब बुक कर दी। कुछ ही देर में कैब अबीर के फ्लैट के नीचे खड़ी थी। संजय ने जल्दी से अबीर को एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाया और अबीर को लेकर लिफ्ट में लेकर चला गया। कुछ ही समय में संजय अबीर को लेकर कैब में बैठ गया और निया से कहा, निया तुम यहाँ सब संभाल लेना, मैं अबीर को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सर आप अबीर सर का ख्याल रखिए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। कुछ ही देर में संजय अबीर की कैब दिल्ली की सीमा लांघ गई। इंदौर। अबीर को कमरे में लेटाया हुआ था और डॉक्टर अबीर को चेक करके जा चुके थे। अबीर इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। घर के सभी लोग घर के हॉल में बैठे हुए थे। गायत्री जी, आखिर वो लोग अबीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? जब उनकी जरूरत थी अबीर को तब तो वो लोग अबीर को छोड़कर चले गए। संजय, माँ हमें अबीर का ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त अबीर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अबीर बहुत अकेला है माँ। तुम सही कह रहे हो संजय, जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गुलाल, मासी अबीर जी की ऐसी हालत हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गायत्री जी ने लंबी सांस ली। गुलाल, तुमने अपना बचपन अपने माँ बाप के साये में बिताया है, पर अबीर का बचपन उसके माँ बाप ने उससे छीन लिया है। गुलाल अबीर की सच्चाई जानकर स्तब्ध थी। रात के 3 बजे। अबीर अभी भी नींद में था। गुलाल बीच बीच में अबीर को जाकर देख लेती कि अबीर ठीक है कि नहीं। गुलाल अपने कमरे में थी। अबीर गुलाल का कमरा दोनों के अगल बगल था। गुलाल की आंखों के सामने रह रहकर अबीर का चेहरा आ रहा था। बिखरे हुए बाल जो माथे पर थे, लाल सुर्ख आंखें और उनमें नमी खालीपन गुलाल को याद आ रहा था। तभी गुलाल के कानों में किसी के रोने की आवाज आई तो वो झटक से उठी अपने बेड से और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अबीर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। गुलाल ने देखा अबीर नींद में ही बुरी तरह से रो रहा था। माँ, पापा, प्लीज मुझे आप अपने पास रख लीजिए। मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। वो सर बहुत गंदे हैं। उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वहाँ कॉकरोच भी थे। अबीर नींद में बड़बड़ाने लगा और रोने लगा। गुलाल बिना कुछ सोचे समझे अबीर के पास उसके बेड पर बैठ गई और रोते हुए अबीर को कसकर अपनी बाहों में भर लिया।
और अबीर ने रोते हुए गुलाल को जकड़ लिया। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 9। इंदौर। अबीर की आंखों पर जब सुबह के सूरज की पहली किरण पड़ी तो अबीर ने अपनी दोनों आंखों पर अपनी बाजू रख ली। कुछ देर बाद जब अबीर उठा तो पहले वो चौंक गया कमरे को देखकर कि वो कहाँ है। फिर उसे कमरा देखकर याद आया कि वो इस वक्त इंदौर में है। अबीर बेड पर उठकर बैठ गया। अपने बारे में सोचने लगा। बीते दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ था उसकी जिंदगी में, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा। अबीर ने लंबी सांस ली और फिर बाथरूम में घुस गया। आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। बढ़ी हुई दाढ़ी, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल। अबीर कुछ देर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। कुछ देर बाद अबीर नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आया। ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट में अबीर की बॉडी एकदम सॉलिड लग रही थी और अबीर की ट्रिम की हुई बियर्ड अबीर को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। अबीर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर गुलाल पर पड़ी जो सबको नाश्ता परोस रही थी। गुलाल ने अपना आधा चेहरा ढक कर रखा था जिसे देखकर अबीर की त्योरियां चढ़ गई। अबीर का कमरा ऊपर था। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरकर सबके पास नीचे आ गया। डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया। सब नाश्ता कर रहे थे पर अबीर को अनदेखा करके गुलाल ने अबीर को नाश्ता परोसकर उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। गुलाल चोर नजरों से अबीर को देख रही थी और उसे पिछली रात वाली बात याद आ गई जब उसने अबीर को अपने सीने से लगा लिया था। पर अबीर का चेहरा देखकर लग रहा था कि अबीर को बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अबीर ने सबको देखकर कहा, आई एम सॉरी। गायत्री जी ने खाना खाते हुए कहा, फॉर वॉट? आप सबको मैंने हर्ट किया है। अबीर ने श्रुति, संजय और गायत्री को देखकर कहा और गुलाल को अनदेखा कर दिया। गुलाल ये बात समझ गई और उसे अबीर की ये बात अच्छी नहीं लगी। संजय के नाश्ता करते हुए हाथ रुक गए। संजय के बगल वाली कुर्सी पर अबीर बैठा था जिसे देखकर संजय ने कहा, तुम जानते हो अबीर, तुम्हारा हमारा खून का रिश्ता नहीं है। जानता हो तो ये भी जानते हो कि हम जज्बातों की डोर से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। जब तुम हमसे दूर रहते हो तो हमें तुम्हारी फिक्र रहती है, पर तुम्हें हमारे जज्बातों की कोई कद्र नहीं है, इसलिए खुद को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। ऐसी बात नहीं है भाई, अबीर ने नाश्ता करते हुए सिर हिलाकर कहा। तुम कुछ नहीं जानते हो। अगर जानते होते ना तो खुद को इस तरह हर्ट नहीं करते, संजय ने शिकायती लहजे से अबीर से कहा। अबीर ने संजय को देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। अबीर को संजय की आंखों में नमी देखकर अच्छा नहीं लगा। संजय अबीर की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी ले गया। अबीर के एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। अबीर, तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी में अहमियत दे रहे हो जिन्होंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी। अबीर, तुम उन लोगों के लिए दुखी हो जो तुम्हें दर्द देते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि उन सबको अहमियत देने की बजाय उन लोगों को अहमियत दो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा अच्छा सोचते हैं? क्या तुम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते जो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा भला सोचते हैं? अबीर ने संजय की आंखों में देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सब परेशान हुए हैं। मैं आपकी कही बात पर गौर करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता हूं। उन लोगों को भूलना नामुमकिन है क्योंकि मैं उनके प्यार की निशानी हूं। अबीर ने ये बात बेहद नफरत और गुस्से से कही। गायत्री जी ने अबीर को गुस्से में देखा तो फौरन बात बदल दी। अबीर, तुम चाचू बनने वाले हो। अबीर ने जब सुना तो उसका सारा गुस्सा काफुर हो गया। उसने अपने सामने बैठे संजय को मुस्कुराते हुए अपने गले से लगा लिया। यार, बधाई हो तुमको। संजय ने भी मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया। अबीर श्रुति की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत ही खुश था। भाभी, आपको जो भी खाने का मन करे, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कहना। मैं अपने होने वाले भतीजी या भतीजे के लिए 24/7 खड़ा रहूंगा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए अबीर के गाल को छुआ। आप बस खुश रहा कीजिए और हम सबसे दूर मत जाया करिए। हमें आपकी बहुत फिक्र होती है। अबीर आज बहुत खुश था। भाभी, मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। भैया, मुझे आपसे कुछ चाहिए। भाभी, अब बस मुझे हुक्म कीजिए। भैया, आप अब अपने बारे में सोचिए और गुलाल के बारे में भी। श्रुति की बात सुनकर अबीर चुप हो गया।
और गुलाल अबीर के चेहरे पर आते जाते हुए भाव देखने लगी। अबीर ने बात टालते हुए कहा, भाभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप बस अपना ख्याल रखिए। आप सब शाम को तैयार रहना। हम सब कहीं जाने वाले हैं? हाँ भाभी, सरप्राइज है आप सबके लिए, अबीर ने खुश होकर कहा। अबीर अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करते हुए वहां से जाने लगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, गुलाल ने जाते हुए अबीर से कहा। अबीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और बिना मुड़े कहा, मैंने सबको चलने के लिए कहा, मतलब सबको। अबीर वहां से जाने लगा। पर हम कहीं नहीं जाएंगे। अबीर अब गुस्से से पीछे मुड़ा। मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। मैंने जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है। आप सबको अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। गुलाल अबीर से बहस करना चाहती थी, पर क्यों उसे भी पता नहीं था। अबीर टेढ़ा सा मुस्कुरा दिया। मेरा कहा ना मानकर तुम पछताओगी, इसलिए अब कोई ड्रामा मत करना, वरना उसके बाद क्या होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अबीर वहां से जाने लगा तो एक बार फिर पीछे मुड़कर देखने लगा। और हाँ, ये अपने चेहरे से ये नकाब हटाकर सबके साथ चलना, वरना मैं खुद इसे तुम्हारे चेहरे से हटाकर फेंक दूंगा। फिर तुम ही मुझे बदतमीज, पागल, अकड़ू की उपाधि दोगी। अबीर विसल करते हुए वहां से चला गया और चारों अबीर की कही बातों को समझने की कोशिश करने लगे। गुलाल जाते हुए अबीर को और गुस्से से घूरने लगी। शाम के 7 बजे होटल एजी पैराडाइज, बहुत ही बड़ा शानदार होटल था जिसमें आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। श्रुति, संजय, गायत्री जी और गुलाल वहां पहुंचे तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ। मासी, क्या ये आपका होटल है? गुलाल गायत्री जी से सवाल करने लगी। नहीं बेटा, ये हमारा कोई होटल नहीं है। तो फिर यहाँ हमें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? गुलाल सोच विचार में पड़ गई, पर संजय मुस्कुरा रहा था। गुलाल, थोड़ी देर बाद सब मालूम हो जाएगा। माँ, अबीर भैया कहाँ है? हमें यहाँ बुलाकर खुद गायब है। पता नहीं बेटा, कहाँ है अबीर। संजय, तुम्हें पता है अबीर कहाँ है? माँ, यही कहीं होगा। आ जाएगा, वो छोटा सा बच्चा नहीं है। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, तभी एक अनाउंसमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पार्टी मिस्टर एंड मिसेस संजय के ऑनर में रखी गई है, इसलिए आप सब उनको बधाई दे क्योंकि दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये पार्टी इस होटल के ओनर मिस्टर अबीर ने अपने भैया भाभी के लिए रखी है। इस पार्टी को रखने की एक खास वजह और भी है, और वो वजह है कि मिस्टर अबीर ने शादी कर ली है। ये हॉल में मौजूद सभी गेस्ट ने तालियां बजाई। होस्ट ने संजय, श्रुति और अबीर गुलाल को स्टेज पर आने के लिए केक काटने के लिए कहा। संजय, श्रुति मुस्कुराते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर स्टेज की तरफ चले गए। अबीर ने गुलाल को देखा, फिर उसके बिना कुछ कहे अपने हाथ में उसकी हथेली को कस लिया। गुलाल अबीर को हैरानी से देखने लगी। अबीर गुलाल का हाथ थामे सामने देखकर चल रहा था। ऐसे घूरो मत, सब देख रहे हैं हमें, वरना सब मुझे कहेंगे मैं जबरदस्ती तुम्हें स्टेज पर ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुस्कुराओ। गुलाल ने चलते चलते अबीर को अजीब सी नजरों से देखा और अपनी बत्ती सी दिखाने लगी। मुस्कुराने के लिए कहा है, तुम्हें बत्ती सी दिखाने के लिए नहीं। सड़ू कहीं के। आई नो, अबीर ने बिना किसी भाव के कहा। दोनों आपस में उलझते हुए स्टेज पर पहुंच गए। चारों ने मिलकर केक काटा। फिर गायत्री जी को अबीर स्टेज पर अपने साथ ले आया। अबीर ने गुलाल को सबसे मिसेज अबीर कहकर इंट्रोड्यूस करवाया और संजय, श्रुति, गायत्री जी को सबसे अपनी फैमिली मिसेज अबीर कहकर इंट्रोड्यूस करवाया और संजय, श्रुति, गायत्री जी को सबसे अपनी फैमिली के तौर पर मिलवाया। सबने तालियां बजाई। तो ये था अबीर भैया का सरप्राइज? श्रुति ने खुश होकर संजय से कहा। लग तो यही रहा है। संजय ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचका दिए। तभी अचानक से गुलाल का दुपट्टा चेयर में लगी कील में फंस गया और गुलाल के चेहरे से उसका दुपट्टा हट गया। गुलाल हक्की बक्की रह गई। पार्टी में सब गुलाल को अजीब सी नजरों से देखने लगे क्योंकि गुलाल के एक गाल पर जलने के दाग थे। गुलाल जल्दी से अपना मुंह ढकते हुए एक साइड जाने लगी। तभी सामने से आ रहे किसी से टकरा गई और उसका दुपट्टा उसके कंधे पर आकर गिर गया। गुलाल अपने दुपट्टे को संभालने लगी। आखिर तुम हमें मिल ही गई। बहुत भगाया है तुमने हमें, अब तुम्हें हमारी पकड़ में आने से कोई नहीं बचा पाएगा। गुलाल वो आवाज सुनकर बुरी तरह कांप गई। उसने नजरें उठाकर अपने सामने देखा तो 3 लड़के खड़े थे जो गुलाल को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। गुलाल उन्हें देखकर बुरी तरह से डर गई और पीछे हटने लगी। वो लड़के गुलाल के पास आने लगे और वैसी हंसी हंसने लगे।
गुलाल की आंखों के सामने वो भयानक रात याद आने लगी। गुलाल डर के मारे पीछे होने लगी और पीछे हटते हटते किसी के सीने से उसकी पीठ जा लगी। गुलाल ने आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो अबीर खड़ा था, जिसकी आंखें आग उगल रही थी। गुलाल ने जब अबीर को वहां देखा तो रोते हुए अबीर के सीने से खुद को छुपा लिया। अबीर ने भी गुलाल को अपनी एक बाह के घेरे में कस लिया। गुलाल बुरी तरह कांप रही थी। अबीर ने अपनी एक बाह में गुलाल को कस लिया और उसे देखकर पूछा, तुम जानती हो इन्हें? गुलाल बुरी तरह रोने लगी। इन तीनों ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब इनकी हसरत पूरी नहीं हुई तो इन्होंने हम पर एसिड फेंक दिया, जिसकी वजह से हमारा चेहरा एक साइड से जल गया। गुलाल अब की फूट फूट कर रोने लगी। ए लड़के, इस लड़की को छोड़कर जा यहां से। इस लड़की से पुराना हिसाब किताब चुकाना है। अबीर कुछ नहीं बोला और उन लड़कों को जलती निगाहों से देखने लगा। अबीर ने गुस्से से उन लड़कों को देखा। हिम्मत है तो आकर ले जाओ इसे। वो 3 लड़के बोले, हमें चैलेंज कर रहा है। नहीं, तुम्हें उकसा रहा हो। अबीर की आवाज सुनकर तीनों लड़के उसकी ओर बढ़ते। उससे पहले ही उन लड़कों की नजर अबीर पर पड़ी तो वो सब अबीर की आंखों को देखकर डर गए और वहां से जाने भागने लगे। पर उससे पहले ही अबीर ने अपने पास लगी टेंट की रॉड खींचकर निकाल ली और गुस्से से उन लड़कों की तरफ तेजी से भागा और लड़कों को रॉड से बुरी तरह मारने लगा। आखिर आगे क्या होगा, पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।